नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो राजस्थान पुलिस में मुख्यतः जो टॉपिक पूछा गया है, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी, तो उससे संबंधित ये संपूर्ण एक वीडियो है और इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो राजस्थान पुलिस का जो प्रमुख टॉपिक है उसका नाम है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी व पुलिस की भूमिका। तो ये राजस्थान पुलिस का प्रमुख टॉपिक है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रारंभिक पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस बल की सभी इकाइयों से में जुड़ने वाले कर्मियों में महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित कानून एवं इनके अमलीकरण में पुलिस प्रशासन की भूमिका के बारे में अवगत कराना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, इस वजह से ये टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? स्वयं किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को ही हिंसा कहते हैं। तो जो जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को ही हिंसा कहा गया है। जानबूझकर कर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता जिसे इंडियन पिनल कोड के नाम से भी जाना जाता है के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता हो, ऐसे काम को अपराध कहते हैं। तो अपराध जिससे कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंड दिया जाता है उसे अपराध कहते हैं। और जो जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए शक्ति प्रयोग के माध्यम से किया गया जो भी प्रयोग है उसे हिंसा कहते हैं। तो हिंसा और अपराध में ये फ़र्क है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंसा और अपराध दोनों एक दूसरे के से सीधा संबंध है, एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। ऐसी कोई भी क्रियाकलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय की भावनाएं और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्था में अवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध की श्रेणी में आते हैं। बदलते मौजूदा परिवेश में बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध एक आम समस्या बनती जा रही है। कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लें, सभी इनके प्रति बढ़ते अपराधों की प्रवृत्ति को ही दर्शाते हैं। आज बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग एक जागरूक हो और उसके उन्मूलन के लिए समुचित प्रयास करें। ये समाज से अपेक्षित है कि हम बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को चिन्हित करें एवं उसके उन्मूलन में सहायक भूमिका अदा करें। जहाँ तक सरकारी व्यवस्था एवं तंत्र का प्रश्न है, उनके द्वारा अनेक तरह के कानूनी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों के प्रति जागरूकता एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कमी होने की वजह से समाज में ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों को आम जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें, बच्चों एवं महिलाओं के प्रति दिन ब दिन बढ़ते अपराध को रोक सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जागरूकता फैलानी है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य स्पष्ट हो गया है और जो इसकी पृष्ठभूमि है वो भी यहाँ पे स्पष्ट हो गई है। अपराध जंगल में लगने वाले आग की तरह हैं, जिसे समय पर रोका न जाए तो आने वाले समय में यह एक विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। इसलिए अपेक्षित है कि हम सही समय पर इसके निराकरण की व्यवस्था कायम करें। वैसे कि गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न ही सिर्फ इसके रोकथाम के लिए विशेष नियम, प्रावधान व कानून बनाए गए हैं, अपितु समय समय पर इनमें व्यवहारात्मक संशोधन भी किए गए हैं। परिणाम स्वरूप समाज के इस कमज़ोर तबके को बाल एवं महिला सुलभ, उचित और सुरक्षित वातावरण मिल सके। तो इन सभी जो भी अपराध होते हैं
चाहे महिलाओं के प्रति हो चाहे बालकों के प्रति हो, तो इनके लिए कानूनी व्यवस्था तय की गई है। और समय समय पर अगर इनमें कुछ प्रभावी संशोधन करना हो या उनमें नियमों में कुछ बदलाव करना हो या कठोर नियम लागू करने हो, तो संसदात्मक तरीके से इनमें बदलाव भी किए गए हैं। मुख्य टॉपिक है महिला संबंधित अपराध। अब तक उद्देश्य और जो पृष्ठभूमि है वो हमने पढ़ी है। अब जो महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं और उनमें क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। महिलाओं से संबंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न या शोषण से संबंधित अपराध प्राय भारतीय समाज में देखे जाते हैं। तो महिलाओं से संबंधित इस शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न या शोषण से संबंधित प्राय सभी तरह के अपराध होते हैं। तो महिला पर होने वाले अपराध चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़, मारपीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार एवं मृत्यु तक के मामले शामिल हैं। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं अपनों के बीच सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती है, पर हकीकत यह है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित अपनों के बीच ही होती है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में ज़्यादातर उनके जानकार ही शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार 34,000 से ज़्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है। 34,000 से अधिक महिलाएं। वहीं दहेज को लेकर भी महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध के कुछ आंकड़े कुछ कम नहीं है। भारत में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के कारणों से मौत की शिकार होती है। तो ये बहुत ही विध्वंसकारी रूप लेता जा रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हमें समाचार पत्रों के माध्यम से काफ़ी देखने को मिलती है। इसी आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा को शिकार होती है। घर के बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं के साथ ऑफिस में होने वाली छेड़छाड़ के मामले भी काफ़ी बढ़े हैं। इसी प्रकार 2015 में 60,000 से ज़्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई है 2015 में, जिनमें ज़्यादातर महिलाओं का अपहरण जबरदस्ती, शादी एवं अनैतिक देह व्यापार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2015 के अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जो 2015 में जो भी आंकड़े मौजूदा थे वो महिलाओं के प्रति कितने गंभीरात्मक अपराध हुए हैं वो सारे 2015 के इसमें ऊपर बताए हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है उपयुक्त महिला संबंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित कि जो महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए, उनसे निपटने के लिए तथा उनके संरक्षण के लिए, महिलाओं को संरक्षण देने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है जो वो पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों एवं बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। तो संविधान में राज्य को यह अधिकार देता है कि या तो राज्य महिलाओं या बच्चों के संरक्षण के लिए या जो भी आपराधिक मामले होते हैं तो उनके लिए कानूनी प्रावधान कर सकता है, और केंद्र के द्वारा भी ये कानूनी प्रावधान किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यह पूर्णतः अधिकार देता है कि राज्य अपने स्तर पर कोई भी कानून बना सकता है जिनसे अपराधों पर लगाम लगे और जो अपराधों में बढ़ोतरी ना हो। तो भारतीय दंड संहिता 1860, जैसे इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता जैसे आईपीसी 1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है। जो 1860 की इंडियन पिनल कोड है उसके तहत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो उन्हीं कानूनी प्रावधानों को अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी दंडात्मक प्रावधान है वो वर्तमान में भी उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। इस संहिता में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
जो 354 के तहत है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, अगर स्त्री को किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसकी लज्जा भंग हो रही है या उसका चरित्र हनन हो रहा है, तो उसके लिए 354 का प्रावधान है, ये धारा दी गई है और इसमें दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। और 354A यौन उत्पीड़न के लिए, धारा 354B बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, धारा 354C ताक झांक करना, धारा 354D पीछा करना। जो ये मजनू टाइप के होते हैं तो वो लड़कियों का पीछा करते हैं, तो उनको धारा 354D के तहत तो उनमें कानूनी प्रावधान दिए गए और उन पर दंडात्मक या सजा का प्रावधान भी है। धारा 509 शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। इन सभी धाराओं में महिलाओं के होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है। ये सभी धाराएं दी गई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018। तो भारतीय दंड इंडियन पिनल कोड में कुछ संशोधन किया गया, इसमें कुछ कानूनों में परिवर्तन किया गया, उन्हें कुछ मजबूती प्रदान की, कठोर बनाए गए। तो उनमें क्या बनाएंगे वो पढ़ते हैं। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, खासकर यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सज़ा का प्रावधान है। पहले मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं था, जो 2018 में संशोधन करके ये मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में धारा 376D, ये धारा 376D सामूहिक बलात्कार की जो धारा लगती है तहत सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम अवधि है 20 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। महिलाओं का पीछा करने एवं ताक-झांक करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। जो पीछा करने के लिए पीछा करने की जो धारा लगती है वो धारा 354D है, और जो ताक-झांक करने की है उसके लिए धारा 354C लगती है। ऐसे मामले में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया, और लेकिन दूसरी बार होने पर इसे गैर जमानती बनाया गया है। तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सज़ा का भी कानून में प्रावधान किया गया संशोधन के माध्यम से, जो पहले इतने कठोर नहीं थे। अभी 2018 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके इन्हें कठोरात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार भी प्रदान करते हुए तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गई है। अपराध साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिकता सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर अगर किसी के साथ इस तरह का आपराधिक कृत्य होता है और इस आपराधिक कृत्य होने के बाद में अगर पीड़िता को किसी भी अस्पताल में या तुरंत प्राथमिक सहायता निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने में अगर असमर्थ होता है कोई भी, जैसे अस्पताल में जाने के बाद में अगर वहाँ पे किसी भी तरह का समय व्यतीत होता है या आनाकानी होती है जैसे आमतौर पे की जाती है, तो उसके विफल होने पर सज़ा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया, जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, इसमें विशेष तौर पर यह भी दिया गया, अगर पुलिस अधिकारी हैं, लोक सेवक, सशस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी, तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके द्वारा अगर इसी तरह का कुछ विफलता होती है तो उस पर सज़ा और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है।
दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ। तो 1973 में बना था और संपूर्ण भारत में लागू ये 1974 में हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा दो प्रक्रियाएं होती है जिसमें पुलिस अपराध की जांच में करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में। दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है। अब इस कानून की धारा 376 जो CRPC है, जो प्रोसीजर कोड है, उसमें धारा 376 के तहत बलात्कार 376A स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार। तो धारा 376A CRPC उसके तहत धारा 376 अगर डरा धमकाकर या प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर करते तो धारा 376 के तहत दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये धारा 376 का है। और धारा 376B पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है। धारा 376AB 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार। धारा 376C किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या परिसर में उपस्थित है, उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना। तो अगर किसी स्त्री के साथ में जो जेल में है या रिमांड होम में है या किसी की अभिरक्षा में है या किसी अस्पताल में है, अगर वहाँ का कर्मचारी या हॉस्टल में है, अगर वहाँ का कर्मचारी अगर किसी तरह का यौन अपराध करता है तो वो उस पर धारा 376C के तहत दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे। धारा 376D एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना। धारा 376DA 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। ये अलग अलग हैं। धारा 376D है, इसमें कोई आयु का प्रावधान नहीं है, और धारा 376DA है जिसमें आयु का प्रावधान है। 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ अगर सामूहिक बलात्कार किया जाए तो उस पर धारा 376DA लगती है। और जो धारा 376AB है, इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ में यहाँ पे सामूहिक वर्ड को यूज़ में नहीं लिया गया। तो ये तीनों में डिफरेंस आपको समझना है। अब धारा 376DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार, ये धारा 376DB में है। और धारा 376AB में यहाँ पे सामूहिक बलात्कार नहीं प्रयोग में लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 376E भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A या 376D के अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया हो, और बलात्कार के अपराध में 376, 376A, 376B, 376C, 376D में बताई किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये प्रावधान किया गया। अगर पुनरावृत्ति होती है, अगर किसी को पहले 376A, 376B या C, 376D, अगर इन धाराओं में वो अपराधी अगर वो साबित हो चुका है और उसने सजा काट चुका है और वो दोबारा वही पुनरावृत्ति करता है तो ये धारा 376E के तहत उस पर दंडात्मक प्रावधान है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A। 1872 की धारा 53A भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ व 376
376 AB, 376B, 376C, 376D, DA, 376DB, 376E के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए समिति का विवाद्य है, वहाँ पीड़िता के आचरण या ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति है, सम्मति गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पीड़िता के चरित्र को लेकर अगर जो अपराधी है वो किसी तरह का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ये चरित्रहीन है, पहले से ही इसी तरह की कुकर्तें करती हैं, तो उन्हें साक्ष्य के तौर पे नहीं माना जाएगा, उन्हें साक्ष्य की सम्मति प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53 के तहत पूर्णतः अभिभाषित किया गया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A, जो इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376, 376A, 376AB, B, C, D, DA, DB और 376E के अधीन किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और यह प्रश्न कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह भी कथन किया गया है उससे बलात्संग किया गया है और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपराधी ये बोलता है कि जो उसने यौन कुकृत्य किया है वो स्त्री की सहमति के साथ में किया और स्त्री अगर न्यायालय में यह बयान करती है कि उसने सहमति नहीं दी, तो वहाँ पे अपराधी का जो बयान है वो नहीं माने जाएगा, जो मान्य होगा वह स्त्री का ही मान्य होगा। अगर स्त्री कहती है कि सहमति नहीं दी तो न्यायालय उसे सहमति नहीं माना जाएगा। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 144B, 144A हो गया, जिसमें अगर स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने बयान दर्ज कराती कि उसने सहमति नहीं दी है तो उसे अपराधी माना जाएगा, उसे साक्ष्य के तौर पे उसे माना जाएगा। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 144B, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354 क, ख, ग, घ व धारा 509, 509 क, 509 ख के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और यदि पीड़ित न्यायालय के समक्ष यह कथन करती कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है या उसकी लज्जा भंग हुई है अथवा उसके कपड़े उतारे गए हैं अथवा उसका पीछा किया गया है या उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया है अथवा वह किन्हीं कारण साधनों द्वारा यौन उत्पीड़ित की गई है, वह न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित ना हो तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। तो ये तब तक न्यायालय उससे अपराधी ही मानेगा जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता। तो ये धारा 144B के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। अब आता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 और इसमें संशोधन हुआ था 1986 में। संशोधन 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने इसके लेन देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। वधू के माता पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यह सज़ा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सज़ाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 वर्ष की कैद की सज़ा तय कर दी गई। वहीं जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। दी गई या मांगी गई दहेज की रकम दोनों में से जो भी अधिक हो के बराबर कर दिया गया। अगर या तो 10,000 रुपये या जो दहेज की रकम दी गई है उसके बराबर जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। हालांकि अदालत ने न्यूनतम सज़ा को कम करने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को ज़रूरी है और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 दंडनीय है। दहेज देना, ये धारा दहेज निषेध अधिनियम ये इम्पोर्टेंट है।
दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं मधु के माता पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना, ये निषेध अधिनियम है 1961 की धारा 3 और 4 के तहत। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 भारतीय दंड संहिता की धारा 498 निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, 304 बी इसके होने वाली मृत्यु और 306 भाग 10 है इसे भारतीय दंड संहिता उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। तो धारा 498 निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न करना, 304 बी है इससे होने वाली मृत्यु और 306 भारतीय दंड संहिता उत्पीड़न से तंग आकर अगर महिला आत्महत्या करती है तो इन घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये 7 वर्ष के भीतर अगर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और अगर यह साबित हो जाता है कि उस लड़की के पति और रिश्तेदारों ने उसे प्रताड़ित किया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत 7 वर्ष के कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज, उपहार और स्त्रीधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। अब दहेज और उपहार और स्त्रीधन को किस तरीके से परिभाषित किया गया ये हम पढ़ते हैं। दहेज प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उससे देने की सहमति, विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा, विवाह के किसी पक्ष के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो, जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता हो। इस प्रकार दहेज से संबंधित 3 स्थितियाँ हैं। वो कौन कौन सी है? विवाह से पूर्व, विवाह से अगर विवाह नहीं हुआ उससे पूर्व भी दहेज की मांग करना, ये स्थिति बन सकती है। विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा ये स्थिति बनती है। स्त्रीधन क्या होता है? शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वे स्त्रीधन कहलाते हैं, जो माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों के कॉमन उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, टीवी आदि स्त्रीधन में आते हैं, ये दहेज कहलाते हैं। ये स्त्रीधन में आते हैं जो दहेज आते हैं, जिसे दहेज कहते हैं। उपहार क्या होते हैं? लड़की शादी में जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दिया जाता है, वह उपहार के दायरे में आते हैं। अधिनियम से जुड़ी प्रमुख धाराएं। अब दहेज निषेध अधिनियम से जुड़ी क्या क्या धाराएं हैं वो देखते हैं। का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। धारा 3 है दहेज लेने या देने का अपराध। धारा 4 है दहेज की मांग के लिए जुर्माना। धारा 4 है किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव। धारा 6 कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। धारा 8 यह घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत। धारा 8 भी दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए थे, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किए गए। महिला जहां कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, जो 1986 में बनाया गया था। भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया। मतलब किसी भी महिला का अश्लील
विज्ञापन नहीं कर सकते, उसका प्रकाशन नहीं कर सकते, या उसके बारे में कुछ गलत तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो ये स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम के तहत आते हैं। 1986 में बनाया गया। इस अधिनियम में किसी स्त्री के अशिष्ट चित्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी स्त्री का ऐसा चित्रण जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो, जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, किसी महिला की आकृति या उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आएगा। किसी भी महिला का चित्रण करना या उसका वर्णन करना या कहीं भी, तो ये अशिष्ट स्त्री प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आएगा, जो 1986 में बनाया गया था। ऐसा करना महिलाओं का स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। अब इसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या दंडात्मक प्रावधान है वो पढ़ते हैं। ये प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा ₹2000 का जुर्माना है। ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम 10,000 रुपये से 1 लाख तक का जुर्माना है। इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है: नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास से कर सकती है। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से किसी से भी स्वयं माता पिता या अन्य रिश्तेदार से या अन्य कोई भी समाजसेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, या टोल फ्री नंबर पर भी कॉल किया जा सकता है। तो ये स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम था। और अब जो नेक्स्ट अधिनियम है जो है सती रोकथाम अधिनियम 1987। यह सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू एक कानून है, जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। और यह आपने राजस्थान के हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो सिक्कर में जो सती कांड हुआ था, ये उसी से संबंधित, उसी के बाद में ये अधिनियम बनाया गया था। यह 1987 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। 1987 में भारतीय संसद का ये अधिनियम बन गया। अधिनियम सती को रोकने का प्रयास करता है। विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने और किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमा मंडन पर रोक लगाने के लिए किसी भी जुलूस में भागीदारी एवं वित्तीय ट्रस्ट का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना या उसे सम्मानित करना, जिसे सती किया गया। सती को पहली बार बंगाल सती विनियम 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो पहली बार बंगाल में कानून बनाया गया था 1829 में, उसके तहत इसको प्रतिबंधित किया गया था। तो ये जो सारा सब कुछ दिया गया है कि मजबूरन किसी भी समारोह के पालन में अगर कोई पॉलिटिक्स या नेता होते हैं, अगर कोई मंदिर बनाते हैं उसका उद्घाटन करना या जुलूस निकालना, तो ये सारे इसमें दंडात्मक हैं, ये सब नहीं कर सकते। अगला अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये 2005 में बनाया गया। सत्य जो अधिनियम है वो 1987 में है। वो नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 2005 में बना और 1 साल बाद में 2006 को लागू हुआ। तो ये प्रश्न बन सकता है, किसी भी महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार हो, या वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है से वंचित करना, ये सभी कृत्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इस कानून के तहत किसी भी घरेलू संबंध या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचता है एवं मानसिक या शारीरिक हानि होती है, तो ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं, जो कि एक अपराध है। ऐसी हिंसा होने की स्थिति में पीड़ित या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या घटने वाली है, तो वह संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को सूचित कर सकता है और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार जब किसी पुलिस अधिकारी
संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारियों के बारे में सूचित करना होता है। और ये उसे उन जो पीड़ित महिला है उसे उसके अधिकार और कानूनों के बारे में बताना होता है। तो यह अधिनियम में भी ये मेंशन किया गया है। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि दृश्य संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, अगर बच्चे हैं तो उन्हें संरक्षण का आदेश, या निवास आदेश या मुआवजे का आदेश, वो मुआवजा ले सकती है। और अगर उसके बच्चे हैं, अगर वो अपने रहने का निवास स्थान का, तो उसके लिए भी वह आदेश कर सकती है, जो पति द्वारा या परिवार के द्वारा दिया जाना आवश्यक है। पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती हैं। पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। निःशुल्क कानूनी सहायता की भी मांग कर सकती है। पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दायर कर सकती है। इस कानून के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है या 20,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर आदेश दिया गया है और महिला अगर किसी चीज़ की मांग करती है, अगर वो पूर्ण नहीं किया जाता, तो 1 साल तक की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ये सारा सब कुछ जो संरक्षण अधिकारी हैं या सेवा प्रदाता है, तो उसे महिला को बताना होता है कि ये सारे अधिकार आपके हैं। इस कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सजाया गया है जिसका नाम है घरेलू घटना रिपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना, घरेलू घटना रिपोर्ट। तो इस प्रारूप को भरकर जो पीड़ित महिला, उससे संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस के पास जमा करवाना होता है। तो घरेलू हिंसा होती है तो उसमें एक घरेलू घटना रिपोर्ट दिया जाता है, एक प्रारूप होता है, एक पत्र होता है, उसे भरकर संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या पुलिस के पास जमा करवाया जाता है। तो ये हुआ घरेलू ये जो टॉपिक हुआ, ये हुआ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब जो अगला अधिनियम है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। तो जो महिलाएं जहाँ पे कार्य करती हैं तो उनका जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके निवारण क्या है और उसमें कानूनी प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो वर्ष 2013 में पारित इस अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। 10 या 10 से अधिक, तो ये ध्यान रखना, 10 कम से कम 10 या 10 से अधिक, अगर कम से कम 10 हैं तो वहाँ पे एक आंतरिक विवाद समिति का गठन करना आवश्यक है। ऐसी संस्थाओं में महिलाओं के साथ हुए किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना गया है। यह अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी निर्देशों को धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है। जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की है। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये तक का अर्थदंड भरना होगा। ये अधिनियम किसी भी महिला कर्मचारी, ग्राहक, उपभोक्ता, प्रशिक्षु और दैनिक मजदूरी कार्यस्थल में प्रवेश करने वाली या तदर्थ क्षमता में काम करने वाली महिलाओं को यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कॉलेजों, ये कार्यस्थल की हो गई कि अगर जहाँ पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी जो कार्य करते हैं तो वहाँ पे एक समिति का गठन करना आवश्यक है। और इसके अलावा हो गया, अगर कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों, शोध छात्रों और अस्पतालों में रोगियों को भी कवर किया गया। इसके तहत जो कॉलेज हैं उनको, विश्वविद्यालयों, शोध छात्रों को भी अस्पतालों में भी कवर किया गया। जांच की अवधि के दौरान महिला छुट्टी ले सकती है या स्थानांतरण करवा सकती है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। इस कानून में यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित किया गया है और बताया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वह वहाँ काम करती हो या नहीं, किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ हो तो उसे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसे PCPNDT अधिनियम 1994 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है।
भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 1/1/1996 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 लागू कर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवांशिक सलाह केंद्रों, आनुवांशिक प्रयोगशालाओं, आनुवांशिक क्लिनिकों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों और इमेजिंग सेंटरों में जहां गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संचालन की व्यवस्था है, वहाँ जन्म पूर्व निदान तकनीक का उपयोग केवल निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रसव पूर्व है, जो गर्भ के बारे में पता करते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो उसके बाद में जो भ्रूण हत्या होती है उसके खिलाफ में ये अधिनियम 1994 में बनाया गया था। और जो इसे लागू किया गया था वो 1994 में कुछ जांचें थी उनको लागू किया था। 1994 में इसके निवारण और विनियमन अधिनियम लाया गया था। तो जैसे आनुवंशिकी जो क्लिनिक होते हैं जो भ्रूण का चेकअप करते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इमेजिंग सेंटरों में, तो वहाँ पे जो चेकअप किया जाता है उसके माध्यम से भ्रूण का पता लगाया जाता है कि लड़का है लड़की है, और फिर बाद में भ्रूण हत्या को इससे बढ़ावा मिलता है। तो इसी के रोकथाम हेतु पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में लाया गया था। और तकनीक के जो विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है कि जो जो जिस तरीके की ये अल्ट्रासाउंड क्लिनिक होते हैं इनमें किस तरह के जो पहचान है, जो टेस्ट है, जो चेकअप है वो किए जा सकते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट है वो है गुणसूत्र संबंधी विकृति, और इनमें भी किसी डॉक्टर के माध्यम से उनके द्वारा जो लिखित में दिया गया हो उसके बाद में ही किया जा सकता है। आनुवांशिक उपापचय रोग, रक्त वर्णिका संबंधी रोग, लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग, जन्मजात विकृतियाँ, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जांच कर लेवे कि गर्भवती महिला के भ्रूण की जांच की जाने योग्य है अथवा नहीं। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जो ये जांच है वो कौन सी स्त्रियां करवा सकती है, या तो वो सारी सब कुछ जो है वो एक चिकित्सक होता है उसके द्वारा पहले ये नियम बनाए गए कि वो अच्छे से चेक कर ले। उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री के 2 या उससे अधिक स्वतः गर्भपात या गर्भस्राव हो चुके हों। गर्भवती स्त्री नशीली दवा संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही है। गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवांशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित कोई अन्य अवस्था है तो ये सारे चेकअप करवाए जा सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई अपने लिंग जांच के लिए करवाते हैं तो इन्हें दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एवं इसके तहत लिंग की जांच पर पाबंदी है। भी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम का संशोधन जो 1994 में भी जो मुख्य अधिनियम था 1994 में बनाया गया, लेकिन भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया। 14 फरवरी 2003 को अधिनियम का नाम बदलकर इसका गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कर दिया गया 2003 में। तो ये ध्यान रखना है कि 2003 में 14 फरवरी को जो पूर्व गर्भाधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक का नाम बदलकर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम रख दिया गया। इसमें संशोधन कर दिया, केवल संशोधन नाम बदलने के लिए ही किया गया था। अगला है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है, यह अधिनियम व्यावसायिक यौन उत्पीड़न
वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम एवं इससे सुरक्षा प्रदान करता है। वेश्यावृत्ति करने, उसके लिए फुसलाने या याचना करने के संबंध में दोषी महिला को उसके मानसिक या शारीरिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसको सुधार संस्था में भी भेजने को का आदेश दे सकती है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बाल एवं महिला विशेष निम्नलिखित कार्य अपराध हैं। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में कौन कौन से जो अपराध हैं जिन्हें निषेध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए उकसाना, धारा 366 क। यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को, यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा, उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, धारा 366 के अनुसार। तो ये जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बाल एवं जो कार्य हैं उनका प्रावधान है। और जो अगला है, विदेश से लड़की का आयात करना, धारा 366 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना, धारा 372। अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध या दुराचारी काम में लाए जाने का उपयोग किए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो को बेचता है, भाड़े पर देता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना, धारा 373। अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारी काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। सरकार कुछ महिला सहायक पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। इस अधिनियम के अंतर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं। इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कि वारंट की भी ही जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा करता हुआ अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तलाशी लेना, कि विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं जब उनके साथ उस स्थान के 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति हो, जिनमें कम से कम एक महिला भी साथ हो, तो ये तलाशी लेने का भी इसमें प्रावधान किया गया। वहाँ पर मिलने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की आयु, लैंगिक शोषण व यौन संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिए चिकित्सीय जांच कराई जाएगी। ऐसे स्थलों पर मिलने वाली महिलाओं या लड़कियों से महिला पुलिस अधिकारी ही पूछताछ कर सकती है। तो ये सब कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब जो वेश्यागृह से छुड़ाना, अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है या करता रहा है, तो पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर की श्रेणी से उच्च का होगा उस स्थान की तलाशी लेने और वहाँ मिलने वाले लोगों को उसके सामने पेश करने को कह सकता है। वेश्यागृह को बंद कराना, मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई घर, मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान
के 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उस जगह के मालिक, किराएदार, एजेंट या उस स्थान की देखभाल कर रहा है उसे नोटिस देगा कि वह 7 दिन के अंदर जवाब दें कि क्यों न उस स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किए जाने वाला घोषित किया जाए। संबंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि यह लगता है कि वहाँ पर वेश्यावृत्ति हो रही है तो मजिस्ट्रेट 7 दिन के भीतर उसको खाली करने व उसकी अनुमति के बिना किराए पर न देने के आदेश दे सकता है। संरक्षण गृह में रखने के लिए आवेदन। कोई भी व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है या जिससे वेश्यावृत्ति कराई जाती है वह मजिस्ट्रेट से संरक्षण गृह में रखने व न्यायालय से सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। अब जो अगला बिल है वो है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल 2018 जो रिसेंटली ये बिल प्रस्तुत किया गया है और महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ। 18 जुलाई 2018 को तो ये वर्तमान में अभी कुछ समय पहले ही ये बिल पारित हुआ है जो मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल 2018 जो एक सदन में पास हो चुका है और दूसरे सदन में अभी पास नहीं हुआ है। जो लोकसभा में 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव सुरक्षा व पुनर्वास के नियम स्थापित करने के प्रावधान किए गए। तो ये अधिनियम तब बनेगा जब दूसरे सदन से भी पास होगा और उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा ये इसको हस्ताक्षर करके अधिनियम बना दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएंगे ये अधिनियम हो जाएगा और लागू हो जाएगा संपूर्ण भारत में। अब बालकों से संबंधित अपराध है तो हमने जो महिलाओं से संबंधित जो भी जितने भी अपराध थे वो सारे अपराध हमने अभी पढ़ लिए हैं और इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये श्योरिटी देता हूँ मैं। और अब जो बालकों से संबंधित अपराध है हम बालकों से संबंधित जो भी अपराध हैं उनसे क्या प्रावधान, कानूनी प्रावधान क्या है और दंडात्मक प्रावधान क्या किए हुए हैं वो सारे हम अब पढ़ेंगे। ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी जगह पर किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला जान पहचान से लेकर अनजान तक कोई भी हो सकता है। बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित। तो जो बाल अपराध होते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान या क्या कानून बनाए गए हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला कानून बनाया गया वो है बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य करना संज्ञेय अपराध है। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकने और कुछ अन्य रोजगारों में उनके काम की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार कोई बच्चा अनुसूची के भाग क में निर्धारित व्यवसायों में अथवा ऐसी कार्यशाला में जहां अनुसूची के भाग ख में निर्धारित प्रक्रियाएं चलाई जाती है लगाया नहीं जाएगा। मतलब कि कोई भी खतरनाक कार्य हो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उसमें नहीं लगाया जा सकता, बशर्ते कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान ऐसी कार्यशाला पर लागू नहीं होगा जहां कोई प्रक्रिया उसके स्वामी द्वारा अपने परिवार की मदद से चलाई जा रही है। मतलब अगर कोई पारिवारिक कार्य कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए तो उसमें ये जो प्रावधान है ये लागू नहीं होंगे। अथवा ऐसे स्कूल पर जो सरकार द्वारा स्थापित हो या सहायता प्राप्त हो अथवा मान्यता प्राप्त हो। तो स्कूल जो सरकारी स्कूल है उनमें भी अगर कुछ कार्य करता है बालक तो वहाँ पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। साथ ही केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके अधिनियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल करने के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है। श्रम मंत्रालय में केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र जिसे CIRM के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
तो जो बालकों से संबंधित जो अपराध होते हैं तो श्रम मंत्रालय में केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र है, ये इसके लिए जिम्मेदार होगा। और CIRM जो मंत्रालय का एक संबंधित कार्यालय है, और इसे मुख्य श्रम आयोग केंद्रीय CLCC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। CIRM के प्रमुख आयुक्त केंद्रीय हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड की भी गठित किया गया है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? में ऐसी स्थापना अथवा ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घंटों से अधिक न तो काम करना होगा अथवा न काम करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक दिन काम की अवधि इस तरह नियत की जाए कि कोई अवधि 3 घंटे से अधिक न हो और कोई बच्चा 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा एवं इसके बाद उसे कम से कम 1 घंटा आराम करने के लिए समयांतराल दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य नहीं करना होगा, न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। किसी भी बच्चे को किसी ऐसे दिन ऐसी स्थापना में कार्य नहीं करना होगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले ही किसी स्थापना में कार्य करता हो। किसी स्थापना में कार्य कर रहे प्रत्येक बच्चे को हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी दी जाएगी। ऐसा दिन जो नियोक्ता द्वारा स्थापना में स्थापित रूप से सामने दिखाई देने वाले नोटिस पर निर्दिष्ट किया जाएगा। और इस प्रकार निर्दिष्ट छुट्टी के दिन को नियोक्ता द्वारा 3 माह में एक बार से अधिक नहीं बदला जाएगा। प्रत्येक नियोक्ता किसी स्थापना में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के संबंध में ऐसा रजिस्टर बनाकर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान या कार्य किए जाने के दौरान निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने के उपलब्ध हो और जिसमें यह सूचना दिखाई गई हो। नियोजित या काम करने के लिए अनुमता बच्चे का नाम और जन्म तिथि या ऐसे प्रत्येक बच्चे के काम के घंटे और अवधि और विश्राम का समयांतराल जिसका वह हकदार हो, तो उसको पूरा एक पत्र में निर्दिष्ट करना होगा कि कितना अवधि के लिए काम किया जा रहा है, आयु क्या है, और जो बीच में जो समयांतराल है, जो ब्रेक है, वो कितना दिया जा रहा है, वो सारा उसको निर्दिष्ट करना होगा। ऐसे किसी बच्चे का कार्य का स्वरूप और यथा निर्धारित अन्य ब्यौरा संबंधित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित या काम करने की अनुमति देता है, कारावास या जुर्माने या दोनों के दंड का भागी होगा। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी या निरीक्षण इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा। बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के समान सामान्य स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस या प्रकरण को और मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को भी लगाया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016, तो जो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 2016 में इसका संशोधन करके बच्चों को 2 श्रेणी में बांटा गया, इनको परिभाषित किया गया कि कौन कौन से जो 2 श्रेणियों में बांटा गया उनका आयु के आधार पे, तो उनमें क्या क्या प्रावधान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 14 वर्ष की आयु किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालों को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। 14 से अधिक लेकिन 18 से कम उन्हें खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसकी धारा बी के तहत यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है तो इसे बाल विवाह माना जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। तो ये जो अधिनियम है ये
6 की धारा बी के अनुसार ये प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। केंद्र सरकार द्वारा 1929 में कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाज़त देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यह कानून नवंबर 2007 में अधिक रूप से प्रभावी हुआ। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी नहीं है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है, उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। तो इसमें कुल मिला के कि अगर इसको सहयोग देता है या बढ़ावा देता है या कोई भी सरकारी व्यक्ति है जो सम्मिलित होता है तो उसे भी दंड देने का प्रावधान इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये बाल विवाह से संबंधित था। जो बाल विवाह से संबंधित था ये 2006 में लाया गया था और इसमें संशोधन करके धारा बी के तहत ये प्रावधान किया गया है। अब अगला है यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, जिसे पोक्सो एक्ट भी कहते हैं। ये 2012 में अधिनियमित किया गया और इसमें बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट, जिसे पोक्सो के नाम से जाना जाता है, ये लाया गया। 14 नवंबर 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट लागू किया गया। इस कानून में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन या लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता, गोपनीयता आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रति माता पिता, स्कूल, पड़ोसी जो दोस्त होते हैं, पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामुदायिक स्तर पर इनके सामूहिक प्रयास के बिना अपेक्षित परिणाम लाना चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गोदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या किसी वस्तु या शरीर ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्र मार्ग या गोदा में डालता है या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या बालक के लिंग, योनि, गोदा, मूत्र मार्ग या लगत, तो मतलब बालक के साथ अगर कुछ इस तरीके का धारा 3 के तहत अगर कुकर्त्य करता है तो ये उसमें धारा 3 के तहत इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कुकर्त्य करे तो धारा 3 उस पर लागू होगी। अब जो धारा 4 है, धारा 4 में जो कोई परिवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी शांति की किसी बाती कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी किया जाएगा। अब धारा 5 में उसमें दंड का प्रावधान किया गया और धारा 3 में इसमें परिभाषित किया गया है कि अगर कोई इस तरीके का कुकर्त्य करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और धारा 4 में उस दंड का प्रावधान किया है, इसमें 7 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक का भी इसमें प्रावधान किया गया है।
अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में शामिल है धारा 5 में, यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो इस तरह का कोई कुकृत्य करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और उसे किस तरीके से परिभाषित किया गया और दंडात्मक प्रावधान क्या है। यदि कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, किसी अस्पताल, सरकारी या प्राइवेट कोई भी संस्थान, शैक्षणिक, धार्मिक आदि का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए उस परिवेश में बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अगर कोई इसी तरह का कोई कुकृत्य करता है तो उसको इसमें शामिल किया गया धारा 5 के अंतर्गत। कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अपने पुलिस स्टेशन या कार्य क्षेत्र में जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है या किसी भी स्टेशन हाउस के अंदर जहाँ, चाहे वो पुलिस स्टेशन के भीतर हो या ना हो, जहाँ पर वह नियुक्ति है, अपने ड्यूटी के दौरान या उसके अलावा जहाँ पर पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बच्चे पर प्रवेश लैंगिक का हमला करता है, उस क्षेत्र सीमा के अंदर जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है या जहाँ पर उस व्यक्ति को सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य के रूप में जाना जाता है। सामूहिक प्रवेशन लैंगिक यौनिक हमला, यदि बच्चा 12 साल से कम है तो किसी तरह की धमकी, हथियार, नशे का इस्तेमाल, बच्चे को किसी तरह बीमारी, गंभीर चोट जिससे भी, तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं, ये सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं कि सरकारी गैर सरकारी सभी पर ये लागू होते हैं, ये प्रावधान किए गए हैं। जो लैंगिक हमला धारा 6 इसमें निर्धारित की गई है, अगर कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। अब इसमें जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रशासक होते हैं, अगर वो इस तरीके का कोई भी कुकृत्य करते हैं तो उनके लिए कम से कम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है और इसके साथ में जुर्माना भी है और दोनों भी दिया जा सकता है। अब लैंगिक हमला धारा 7 में क्या प्रावधान है, जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, बालक से इससे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है। कुल मिला के ये है कि जो पिछले धाराओं में जो प्रावधान किए गए हैं वही उन्हीं को ही लैंगिक हमला धारा 7 में परिभाषित किया गया है। उसकी लज्जा भंग होती है या किसी बच्चे के साथ में ऐसा कुछ कुकृत्य किया जाता है तो उसको परिभाषित किया गया धारा 7 के अंतर्गत। धारा 8 के अंतर्गत जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसमें अवधि 3 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वास्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वास्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, मतलब जो गलत तरीके का अंग विक्षेप या चित्रण करना जिससे बालक द्वारा देखा जाए या बोला जाए या ध्वनि सुनी जाए, तो ऐसे लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 के अंतर्गत हैं। किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कराता है, अगर अपने शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कराता है जो सामाजिक चरित्र के तौर पे देखा जाए तो जो बिल्कुल सही नहीं है, तो ऐसे इसके अंतर्गत जिसको उसकी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वास्तु दिखाता है या अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल, जो कोई किसी बालक का मीडिया के जिसमें टीवी चैनल या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन का आज से व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मिलित है। किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई किसी तरह का ऐसे कुकृत्य या बच्चे को ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो उसके मानवीय विकास पे बाधा डालती है या उसको मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है, तो इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड धारा 12 के तहत इसमें दंड का प्रावधान है। जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा धारा 12 के अनुसार।
बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए धारा 13 इसमें परिभाषित किया गया है इसमें कि किसी बालक की जन्नेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में, किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शित करना, वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। अब लैंगिक उत्पीड़न धारा 14 में क्या है? जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। पश्चातवर्ती दोषी की दिशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब अश्लील सामग्री का भंडारण। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करेगा वह किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने या दोनों से। अगर किसी बालक को अश्लील सामग्री के भंडारण या उसके व्यापारिक तौर पर अगर किसी बालक को सम्मिलित करता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों द्वारा किया जाता है एवं उनके लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच एवं त्वरित सुनवाई के लिए बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं द्वारा इन तरह की जो घटनाओं की रिपोर्टिंग करना, सबूतों की रिकॉर्डिंग करना, ये बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। ये पोक्सो एक्ट में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण एवं व्यापक रूप से पहचान करता है। यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। बालिकाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए इस एक्ट में बदलाव किया गया जिसके तहत 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को मौत की सज़ा मिलेगी। सरकार के द्वारा रखे इस प्रस्ताव को अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर मुकदमा किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है। यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सज़ा उस कानून के तहत होगी जो सबसे सख्त हो। यदि कोई पुलिस, वकील, सरकारी अधिकारी जिनके संरक्षण में बच्चा हो, अगर वो इस तरह की घटना में अभियुक्त पाया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अब जो अगला अधिनियम है वो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। बालकों की संरक्षण अधिनियम 2015 सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया जिसे देश भर में सन 2000 से लागू किया गया। इसमें सन 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किए गए। सन 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए बड़े स्तर पर। यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया। इस कानून में 112 धाराएं हैं एवं इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया। सन 2016 से इसकी नियमावली बनाई गई है। तो जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 इसमें व्यापक स्तर पर 2015 में परिवर्तन किए गए और इसमें कुल 112 धाराएं हैं और 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं और इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस कानून को नया स्वरूप देने के पीछे कई कारण थे जिनमें प्रमुख रूप से संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं, अपर्याप्त सुविधाएं, देखरेख एवं पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संख्या में मामलों की लंबित रहना, दत्तक ग्रहण में विलंब तथा 16 साल से 18 साल के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि थी। किस तरह के बच्चों पर यह कानून होता है लागू होगा ये? तो यह कानून 2 तरह के बच्चों
देखभाल एवं संरक्षण वाले बच्चे एवं कानून से संघर्षरत बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है। इस कानून के अंतर्गत पहली स्थिति में ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई घर, जगह, माता पिता संरक्षण नहीं है, या जिनके संरक्षक माता पिता द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, शोषण, मारपीट, उपेक्षा या किसी भी तरह की हिंसा की जाती है। दूसरी स्थिति में यह कानून ऐसे बच्चों पर लागू होता है जिनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य। तो इस कानून के अंतर्गत हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPO का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में गठित SJPO एवं प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO से यह अपेक्षित है कि बच्चों के मामलों को अविलंब एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो जो SJPO है वो CWPO है, उनके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है। बच्चों के संपर्क में आने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जहाँ तक संभव हो सादा कपड़ों में रहेंगे और वर्दी में नहीं रहेंगे। बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों से विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा। बच्चों को असहज बना देने वाले सवालों को विनम्रता एवं बुद्धिमत्तापूर्वक पूछा जाएगा। बच्चे के प्रति होने वाले अपराध FIR की कॉपी शिकायतकर्ता और पीड़ित बच्चे को सौंपी जाएगी। अन्वेषण की प्रति भी शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी। किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बच्चों के संपर्क में नहीं लाया जाएगा। जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाले दोनों बच्चे हैं उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा। SJPU के पास किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बाल देखरेख संस्थाओं एवं उपयुक्त सुविधाओं की सूची होगी। सभी सदस्यों के नाम एवं संपर्क ब्यौरे प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। SJPU जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निकट समन्वय से कार्य करेगी। जब विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को निरुद्ध या पकड़ती है किशोर न्याय अधिनियम 8 के तहत, तो बच्चे के माता पिता अभिभावक को सूचित किया जाएगा। संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा ताकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या SJPU द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या SJPU निरुद्ध किए गए बच्चे को हवालात में न भेजकर संप्रेषण गृह में भेज सकता है। बच्चे को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहनाया जाएगा तथा बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बच्चे को उन आरोपों की जानकारी तुरंत उसके अभिभावक के माध्यम से दी जाएगी। यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, तो उसकी कॉपी बच्चे को या अभिभावक को दी जाएगी। बच्चे को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता दी जाएगी। बाल अनुकूलन वातावरण में बच्चे से उसके अभिभावकों की उपस्थिति में बातचीत की जाएगी तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चे से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बच्चे को निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं SJPU और CWPO के लिए। अब सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, ये सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट SBR प्रारूप 1 बच्चे की किसी अपराध में शामिल होने पर तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाएगी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई जाती है सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। तो जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, पैरालीगल स्वयंसेवी की इस रिपोर्ट के बारे में समझ होना चाहिए। बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रेखांकित किया गया है
व उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं में पुलिस की विशेष भूमिका सुनिश्चित की गई है। जब भी किसी बच्चे या महिला के प्रति कोई अपराध की घटना होती है या किसी बेसहारा महिला या बच्चे को पाया जाता है, तब सबसे पहले पुलिस से ही इनका संपर्क होता है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी होता है कि पुलिस कर्मी और विशेष रूप से बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी एवं महिला पुलिस अधिकारी बाल एवं महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों से परिचित हो, प्रक्रियाओं के बारे में दक्ष हो, उनके प्रति संवेदनशील एवं उनको समुचित संरक्षण दिलाने में समर्थ हो। बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस की भूमिका क्या रहनी चाहिए, ये बाद में मामलों में पुलिस की भूमिका क्या रहनी चाहिए। अपराध होने की संभावना अथवा अपराध होने पर रिपोर्ट लिखना, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एंट्री करके उनका रखरखाव करना, एफआईआर सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट दर्ज पर जांच करना, संबंधित आयुक्त श्रम बाल कल्याण समिति चाइल्ड लाइन से संपर्क एवं समन्वय बनाकर रखें। बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 की धारा 14-16 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए एवं परिस्थितियों के अनुसार किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75-79 जैसा कि उल्लेखित है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 16, 17, 18, 19 के तहत प्राथमिक सूचना दर्ज करनी चाहिए। आदेश जारी करने के लिए बाल संरक्षण संबंधित पुलिस अधिकारी, चाइल्ड मैरिज पुलिस ऑफिसर, CMPO चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, CWPO स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, SJPO इत्यादि को रिपोर्ट करना। पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई देखभाल की आवश्यकता रखने वाले बच्चे की सूचना प्राप्त करते ही ऐसे बालक को देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध करवाएंगे एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन गठित एवं जिम्मेदार बाल कल्याण समिति को सौंपने की कार्यवाही करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण जांच एवं विचारण या निस्तारण के दौरान सबलता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। CWC किसी भी बच्चे को ऐसे किसी स्थान पर रुकने से शारीरिक शोषण का खतरा हो तो उसे माता पिता या अभिभावक के साथ जाने की इजाज़त दे सकता है। जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को सहायता करना या नियुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में अपराध का मौका मुआयना और आवश्यक कार्रवाई करना। बच्चों से संबंधित अपराधों में न तो बच्चे को हिरासत में लिया जाना और न ही उन्हें हथकड़ी लगाई जानी चाहिए। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बच्चों को सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी हमेशा सिविल ड्रेस में होना चाहिए। देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना। ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना। बच्चे को चिकित्सीय या स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड निजी चिकित्सक के पास ले जाना। यदि पीड़ित लड़की है तो ऐसी बच्ची का चिकित्सीय या स्वास्थ्य परीक्षण माता पिता अथवा ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए जिस पर पीड़ित का विश्वास हो। किसी बच्ची या लड़की के केस में महिला पुलिस अधिकारी को किसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM बच्ची की सहेली प्रकरण के निपटारे के समय साथ होने चाहिए। मामले की प्रगति रिपोर्ट प्रक्रिया की बच्चे के माता पिता, अभिभावक एवं अन्य समर्थकारी संस्था को सूचना देना। दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस अधिकारी की होती है जो महिला और बाल अपराधों से संबंधित अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, जो पीड़ित को क्या सूचनाओं से अवगत कराना चाहिए और उसमें क्या क्या भूमिका होती है, वो सारी हमने इसमें डिस्कस की है। और अब अगला है, यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई हो तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि अब पीड़िता को क्या क्या जानकारी देनी होगी। उसे संरक्षण पाने का अधिकार है, सेवा प्रदाता की सेवा पाने का,
संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का, परिवाद पात्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोक सकता। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में महिला अपराध की सुनवाई बंद करने वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करने का प्रावधान है। अगर कोई पीड़ित महिला पुलिस के पास आती है तो पुलिस उसके साथ सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से बात व्यवहार करना चाहिए। महिला संबंधित अपराध की स्थिति में केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। बलात्कार के प्रकरणों में अन्वेषण दल से महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी को सम्मिलित किया जाकर विशेषकर पीड़िता के बयान इनके द्वारा लेखबद्ध किया जावे। पीड़िता के बयान उसके निवास पर या उसके इच्छित स्थान पर लिए जाने चाहिए। महिला परिवादी व गवाहान को यथासंभव थाने पर नहीं बुलाया जाए और सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में इन्हें थाने पर नहीं बुलाया जाए। महिला संबंधित अपराध की स्थिति में बिना महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में किसी भी महिला को शाम 6 बजे एवं सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिला अपराध होने की स्थिति में उसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की जानी चाहिए। महिला अपराध होने की स्थिति में महिला देश के किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो कहीं भी अगर महिला अपराध होता है तो कहीं भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। बच्चों से संबंधित अपराधों में दिए गए उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आदेशों की झलकियां हैं, वो भी हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट 11 अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च अदालत के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या ना हो के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो जो 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विवाहित हो या उसे बलात्कार माना जाएगा। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट है जो 2017 में जो सर्वोच्च अदालत के द्वारा फैसला दिया गया था। तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर 18 वर्ष से कम है और वो विवाहित है या नहीं भी है, अगर उसके साथ उसकी मर्जी या बिना मर्जी के अगर संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे बिल्कुल बलात्कार उसे माना जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र को आदेश दिया कि गुमशुदगी के मामले में संभावित अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। बच्चों की गुमशुदगी के मामले में अब तक कोई कानून नहीं था, किंतु न्यायालय ने गुमशुदगी को परिभाषित करते हुए इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के आदेश दिए। इसी प्रकार आपराधिक न्याय कानून में किए गए संशोधन में न केवल बाल तस्करी को परिभाषित किया गया है बल्कि इस अपराध के लिए कठोर प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इससे पूर्व बाल यौन अपराध रोकथाम कानून बनाया गया जिसके तहत बच्चों के साथ होने वाले सभी अपराधों के लिए कठोर सजा के प्रावधान रखे गए हैं। विद्यालयों में बालकों के साथ होने वाले कुछ हिंसा एवं दुर्व्यवहार। अब बालकों के साथ जो विद्यालय में जो हिंसा और दुर्व्यवहार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा के मुद्दे हमारे आसपास मौजूद हैं और अक्सर ऐसे स्थानों में देखे जा सकते हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि स्कूलों, घरों, रिश्तेदारों, आवासीय संस्थानों में। वर्तमान स्थिति में स्कूलों में बच्चों के प्रति हिंसा बढ़ती ही जा रही है। आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है खबरें सुनने और देखने को मिलती है। स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ निम्नलिखित हिंसा संभावित है जिनमें कुछ रूप हमें व्यापक मीडिया कवरेज से भी मिलते हैं, जैसे कि रैगिंग, छेड़खानी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के प्रति अनभिज्ञता या ध्यान न देना, विद्यालय का बुनियादी ढांचा बच्चों के अनुकूल न होना, भेदभाव जाति के आधार पर, आर्थिक, रंग, वर्ग आदि के आधार पर, दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा भी हो सकती है। बच्चों को सजा, शिक्षण में लापरवाही, बच्चों से संबंधित प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी न होना, बाल संरक्षण हेतु जारी राजकीय दिशा निर्देशों का पालन न होना, अनदेखी,
अभिभावकों की सतही तौर पर होना, बच्चों के हितों से जुड़े मुद्दों के निर्णय में उनकी भागीदारी न होना। बच्चों एवं महिलाओं के साथ में होने वाले ज़्यादातर अपराध घर, आसपास, सार्वजनिक स्थलों या स्कूलों में होते हैं। इसमें यह जरूरी हो जाता है कि सामुदायिक स्तर पर बाल एवं महिला संरक्षण विषय पर जागरूकता को बढ़ावा मिले। फलस्वरूप समुदाय ऐसे तत्वों पर कड़ी निगाह रख सके एवं इस दिशा में पुलिस का योगदान आवश्यक है। बाल एवं महिला संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार प्रयासरत है और अपनी दक्षता को निखार कर बेहद ही संवेदनशील तरीके से बच्चों या महिलाओं के लिए एवं उनके साथ सदैव कार्यरत है। ये हुई बाल एवं महिला संरक्षण से संबंधित कुछ जानकारियाँ, परंतु केवल जानकारियाँ ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जानकारियों के क्रियान्वयन के लिए समुचित योजना और व्यापक समझ एवं जन सहभागिता भी आवश्यक है। कोई भी जानकारी तब तक असरदार नहीं होती जब तक उसे उपयोग में न ला जाए और उन्हें उपयोग में लाने से पहले उसे सही प्रकार से समझ न ली जाए। अगर हमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए भयमुक्त, सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है तो हमें सबको मिलकर इसके प्रति खुद भी ध्यान देना पड़ेगा और तथा दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो संपूर्ण हो चुका है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध, उनके लिए दंडात्मक प्रावधान क्या है, कानून क्या है, तो ये टॉपिक संपूर्ण है। जो मैंने आपको जितना पढ़ा है उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को बार बार पुनरावृत्ति करके देख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें संपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल कवर किया गया है और उम्मीद करता हूँ आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम है जो राजस्थान पुलिस का, वो बहुत ही अच्छा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।